उसने मुझे उस 5 मिनट में अपने बेटे के खिलाफ कर दिया। वहाँ पे उम्रे का नाम आ जाता है, वहाँ पे इंसान या मुसलमान का जो दिल है वो वैसे ही गायब हो जाता है। एक बुजुर्ग के साथ 14 तोले सोने का एक और वारदात हो चुकी है और जो ये हमारा नुकसान हुआ है और वो 2 मिनट के अंदर कोई अहरा खैरा लेके नौसरबाद लेके फरार हो गया। मोटरसाइकिल बाहर उसका तैयार था, मोटरसाइकिल पे बैठ के वो भाग गया। जिस तरीके से वो खुला सांड इस टाइम वारदातें कर रहा है कि जी इस इलाके में इस तरह की वारदातें और भी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दौरे जदीद के साथ चोरी और डकैती के भी नित नए तरीके आ चुके हैं। हर बार एक नया झांसा दे के और एक नए हरबे के साथ शहरियों को लूटा जाता है। मेरे साथ जो शहरी मौजूद हैं, इनके वालिद साहब को उम्रे का झांसा देकर लूटा गया। तो इस हवाले से ये तमाम तर तफसीलात, ये क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, ये क्या माजरा हुआ, ये हम जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुखातिब करने के लिए अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद सोहेब। सोहेब साहब, आपके वालिद साहब को उम्रे का झांसा देकर लूटा गया, क्या हुआ हमारे नाज़रीन को बताएंगे? मैं इसको झांसा नहीं कहूँगा, क्योंकि जहाँ पे उम्रे का नाम आ जाता है वहाँ पे इंसान या मुसलमान का जो दिल है वो वैसे ही गायब हो जाता है कि वो कहता है उम्रा बैठे बिठाए उम्रे का बुलावा आ गया, तो बुलावे की वजह से बंदा वैसे ही खामोश और गायब हो जाता है। तो जो मेरे वालिद साहब के साथ हुआ है, मेरे वालिद साहब रोज़ खाना लेकर दुकान पे आते हैं, 2 से ढाई 3 बजे का टाइम होता है, तो वो मोहम्मदी चौक से ख़ैबानी सर सैयद से बाइकिया पे बैठ के दुकान पे खाना लेकर आते थे। तो वो उस दिन भी रोज़े मामूल की तरह वो चल गए चौक पे और वहाँ पे उनको एक बाइकिया नज़र आया। उन्होंने उससे तय किया कि हाँ जी, मैंने दुकान पे जाना है, कितने पैसे होंगे, इतने पैसे होंगे, तो वो बैठ गए जी उसके साथ। वो थोड़ा-सा आगे गया तो थोड़ा-सा आगे जाके उसने कहा कि अंकल जी मैं बाइकिया नहीं हूँ। उन्होंने कहा अच्छा बाइकिया नहीं है तो भाई तू मुझे लेके क्यों जा रहा है? उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपको मैंने उधर खड़ा हुआ देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसलिए आपके पास आ गया। तो वो रास्ते में अब वो पूछता है कि जी आप क्या करते हैं जी? आपके कितने बच्चे हैं? आपका बेटा दुकान पे है? उन्होंने कहा नहीं जी मेरा बेटा तो घूमने के लिए सकरदू गया हुआ है। तो उसने कहा अच्छा जी घर में अभी कौन-कौन मौजूद है? उन्होंने सारी की सारी मालूमात उसको दे दी कि हाँ जी घर में बच्चे हैं, बेगम है, बहू है। तो इस तरह उन्होंने ना सारी मालूमात उनसे पहले हासिल की और रास्ते में जाते हुए फिर कहता है जी अंकल जी मैं ना लोगों को उम्रे पे भेजता हूँ, आपने उम्रा किया हुआ है? उन्होंने कहा जी मैंने तो उम्रा भी किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किए हुए हैं। तो कहता है नहीं, नहीं मैं चाहता हूँ कि आप ना एक दफ़ा फिर आप उम्रे पे चले जाएँ और मेरे लिए ना वहाँ पे जाके दुआ कीजिएगा। उन्होंने कहा यार ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू रोक दे, तू बाइकिया नहीं है ना, तू मोटरसाइकिल रोक दे। उसने जी मोटरसाइकिल रोक दिया, रोकने के बाद कहता जी अंकल मेरी बात सुनें। हेलमेट उसने उतारा, हेलमेट फटा हुआ था, उसके अंदर से उसने ईरानी करेंसी निकाली। मेरे वालिद साहब को नहीं पता था ईरानी करेंसी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है। तो उन्होंने वो ईरानी करेंसी निकाली और कहता है जी अंकल जी ये 15 लाख रुपए हैं, आप ये अपने पास रखें, इससे ना आप उम्रे पे जाइएगा। उन्होंने कहा यार मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मेहरबानी फरमा तू ये रख अपने पास। कि नहीं, नहीं आप मेरे लिए ना वहाँ पे जाके दुआ कीजिएगा। उन्होंने कहा यार मैं तेरे लिए वैसे ही दुआ कर दूँगा, तो हमें ये नहीं लगता मेरी बीवी नहीं मानेगी। तो उसने ना ये बीवी वाला जो लफ़्ज़ था ना उसको पकड़ लिया। वो कहता है नहीं, नहीं चलें अब्बू जी बैठे मोटरसाइकिल पे, मैं चलता हूँ जी। अच्छा जी वो बैठ गए जी, वो समझे कि जी दुकान पे लेके आ रहा है। नहीं जी नहीं, उसने वापस ख़ैबाने सर सैयद की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब्बू ने पूछा जी तू किधर जा रहा है? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं अम्मी से जाके खुद बात करूँगा जी। अम्मी कौन सी? अम्मी मेरी वालदा। अच्छा, रिश्ता ही बना लिया उसने। रिश्ता उसने अब्बू भी बना लिया, उसने अम्मी भी बना लिया, रेडीमेड चीज़ें मेरे वालिद साहब को मिल गई। तो वो जब घर पहुँचे, घर की बेल बजाई, सामने मेरी वालदा आईं, तो दरवाज़ा खोल के वालिद साहब अंदर दाखिल हुए। इतनी देर में वो बाहर खड़ा हुआ था, बाहर से ना एक दूर से ही अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी। अब अम्मी अब्बू की शक्ल देखें और अब्बू अम्मी की शक्ल देखें, अब्बू मुस्कुरा रहे हैं। तो वो जब अंदर दाखिल हुआ, अम्मी ने कहा कौन है ये? उन्होंने कहा ये देखो कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी ये मेरे अब्बू हैं, ये हमारी चौक पे मोहम्मदी चौक पे इत्तेफाक बेकरी है। तो इत्तेफाक बेकरी वालों का उसने ज़िक्र किया जी मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो बस आगे उनसे हमारी सलाम दुआ थी। वालदा ने कहा अच्छा तुम उसके बेटे? हाँ, हाँ मैं उसका बेटा हूँ। अच्छा जी ठीक हो गया। उसको बिठाया, ड्राइंग रूम में बिठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई। तो जी इतनी देर में अब्बू को कहता है कि पानी के लिए जब उसने कहा जाते हुए, अब्बू जी ज़रा पानी लेके आइएगा। चलिए अब्बू बाहर गए, अम्मी से बात कर रहा तो अम्मी को कहता है अम्मी जी आपने उम्रे पे लाज़मी जाना ही जाना है। उन्होंने कहा नहीं हमें लगता नहीं है, हम लोगों को उम्रे पे भेजते हैं, तो आप हमें कह रहे हो कि जी हम उम्रे पे चले जाएँ आपके पैसों से, तो हमें लगता नहीं है। उसने ये लगता नहीं है वाली बात पकड़ ली। कहता है उठें, अब्बू आए, अब्बू जी चलें, मेरे पे पानी पीना भी हराम है अब। अच्छा जी क्यों भाई? चल हम ना मस्जिद जाएँगे, मौलवी साहब के पास जाएँगे, मौलवी साहब से हम फतवा लेंगे कि भई आपके ऊपर लगता है या नहीं लगता। अच्छा जी, अकले कुल पे पत्थर पड़ गया था, तो बैठे मोटरसाइकिल पे ढोक दलाल में मस्जिद वाक़ई है, वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे उसने मेरे वालिद साहब को उतारा। उतारने के बाद कहता है जी, अब्बू जी आप अंदर चलें, मैं मोटरसाइकिल लॉक करके आ रहा हूँ।
अबू अंदर चले गए, अंदर काली साहब बैठे हुए थे, बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे, वो इतनी देर में फिर वापस आए, वापस वो नजर ही नहीं आया। तो उतनी देर में वो हमारे घर वापस पहुंच गया। घर जाके उसने बेल मारी, बेल बजाते ही मेरी बेगम ने दरवाजा खोला, तो एकदम अंदर दाखिल हो गया। यानी आप जिसे कहते हैं ना कि उसने नकबजनी की, या उसने दरवाजा एकदम खुलते साथ ही अंदर तो अंदर दाखिल होते सामने मेरी वालदा तख्त पे बैठी हुई थी। तो अम्मी जी मुबारक हो। भाई क्या हुआ? वो मौलवी साहब ने कहा जी आप जा सकते हो। उन्होंने कहा मौलवी साहब ने, मेरा मियाँ कहाँ है? उन्होंने कहा वो मौलवी साहब के पास बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आपको जाकर मैं ये खुशखबरी सुना दूं, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो अम्मी जी अब आपके पास जो सोना है ना, उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ज़कात तो हमने अभी निकाल दी है। कि नहीं, उम्रे पे जाने से पहले ना फिर ज़कात निकालनी पड़ती है। अम्मी जी ये जेब से उसने पैसे निकाले, ईरानी करेंसी निकाली। अम्मी जी ये पैसे रखे हैं सामने, 15-15 नोट निकाले, 15 लाख रुपए के। अब उन बेचारी को क्या पता उस 15 लाख की औकात क्या है। तो वो 15 लाख रुपए सामने रखे, अब कहते हैं अम्मी जी इसमें से ना आप 4 नोट अलग कर दें। आई थिंक 6 या 7,000 रुपए बनता है पाकिस्तानी मुद्रा से। भाईजान इससे भी कम बनता है, 2-3 हजार बनता है। तो उन्होंने कहा जी इसमें से 4 नोट आप अलग कर दें, अलग कर दें। अच्छा जी कर दिया अलग। अब ना ये आपकी ज़कात अदा हो गई है। मेरी बेगम सामने खड़ी थी, उसको कहता है बेटी इन अम्मी से ना ज़रा चूड़ियाँ लें। अम्मी ने हाथ में ना चूड़ियाँ पहनी हुई थी सोने की। तो कहता है बेटी अम्मी से चूड़ियाँ लें। बेगम ने मेरी चूड़ियाँ ले ली हाथ में। फिर कहता है बेटी आप ना अम्मी को वापस दे दें। अच्छा अम्मी के हाथ में वापस, अम्मी ज़रा दिखाइएगा मुझे। अम्मी से हाथ में लेके ना उसने कहता अम्मी कितने तोले की होंगी? अम्मी ने कहा जी 1.25 तोले की एक चूड़ी है। अच्छा ठीक है। अम्मी इसके अलावा आपके पास कितना सोना है? किसके पास है? उन्होंने कहा मेरी बहू के पास है। तो अब बेगम मेरे सामने खड़ी हुई तमाशा देख रही हो, कह रही हमारे पास कोई सोना नहीं है। मालूमात नहीं थी उसको, पता नहीं था, उसने यही कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यही था जो आपके आपके सामने बना, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अम्मी जी किसके पास है? फिर मेरी अम्मी जो है ना वो ऐसे, यानी जिससे कहते हैं ना कि बंदा माऊफ हो जाता है, दिमाग सुन हो जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बहू के पास है। फिर मेरी बेगम ने थोड़ी सख्ती से कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है भाई। अच्छा बेटी अम्मी का नहीं है, आप अपना जाके ले आए। उसने कहा अम्मी का नहीं है, मेरा कहाँ से आ गया? वो तो हमारे मर्दों को है, हमें नहीं पता। मेरी बेगम ने होशियारी सिर्फ ये की कि उसने ना दरवाजा नहीं बंद करने दिया। जो मेन गेट था, हमारे बच्चे अंदर मौजूद थे सब, यानी उसी असना में ना हमारी मासी अंदर दाखिल हो गई। जब मासी अंदर दाखिल हुई तो उसका एकदम माथा ठनका कि इन्होंने शायद कोई बंदोबस्त कर लिया है। तो काम वाली जो मासी थी, तो उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तो मेरी बेगम ने उसको कहा दरवाजा नहीं बंद करना, दरवाजा खुला रहने दें। तो इसलिए ना वो थोड़ा सा घबरा गया। इसी असना में कहता है कि अम्मी जी आइए आप, मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने ना आपको कुछ बात समझानी है, गेट की तरफ आए। गेट की तरफ लेके गया तो मेरी वालदा ज़ईफ़ हैं, तो वो गेट के पास जब पहुंची हैं तो एकदम धड़ से दरवाज़ा करके, मोटरसाइकिल बाहर उसका तैयार था, मोटरसाइकिल पे बैठ के वो भाग गया। तो उसके बाद आपने क्या किया कि इस मामले को रिपोर्ट कराया किसी उसके थाने में? बाद की जो कहानी है वो ज़्यादा दिलचस्प है। तो यानी हर मोड़ पे आपको यहाँ पे दिलचस्पियाँ ही मिलती हैं और स्टोरियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। कि उसके बाद मैं तो उधर स्कर्दू में बैठा हुआ था। 2 दिन बाद मेरी वापसी हुई है 24 तारीख को। 24 तारीख को घर आने के बाद मुझे बताया गया कि इस तरीके से वारदात हुई है। तो उसके बाद फिर हम थाने गए, थाने जाके हमने दरख्वास्त दी, थाना पीर बदाई हमें लगता था। तो वहाँ पे हमने दरख्वास्त दी, तो दरख्वास्त देने के बाद हमें मालूम हुआ कि जी इस इलाके में इस तरह की वारदातें और भी हो रही हैं। फिर हमने अपने तौर पे भी इलाके में सर्च किया, तो हमें ये पता चला जी हमारी 2 गलियां छोड़ के सेक्टर 4 बी खैबान सर सैयद में एक बुजुर्ग के साथ 14 तोले सोने का एक और वारदात हो चुकी है, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले। उसके बाद एक और बेचारा बुजुर्ग था, उसके साथ 4,60,000 रुपए की वारदात हुई। वो इलेक्ट्रिक, उसका बेटा जो है वो इलेक्ट्रिक का काम करता है, पैसे जमा करके घर में रखे हुए थे, तो वो उसके साथ भी सेम यही वारदात हुई, सेम यही तरीका कार। जो दूसरी 14 तोले वाली वारदात हुई, उस बेचारे के बच्चे बाहर होते थे, बहू घर में थी, वो बुजुर्ग था, उसके बच्चे थे। तो अब वो जो बुजुर्ग घर गया अपनी बहू को जाके कहा बहू जाके अपना जो भी सोना है लेके आओ। तो आप सोचे उस बुजुर्ग की, उस जो उसकी बहू थी, उसकी क्या हालत होगी और क्या वाकयात होंगे इस वक़्त उसके। 50-60 लाख रुपए सीधा सीधा हुए आराम सुकून से 50-60 लाख रुपए आज की तारीख के हिसाब से उसका गया। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा आरपीओ साहब, जो हमारे सीपीओ साहब हैं खालिद हमदानी साहब, उनके पेज पे भी आपने देखा होगा रावलपिंडी पुलिस पे सादकाबाद में एक और वारदात हुई थी जिसमें वो बंदा बाइकिया वाला आया था। बाइकिया वाला आया था। तो जी ये जो है ना ये एक तसलसल है। कल जैसे स्टोरी चली थी, तो स्टोरी चलने के बाद मुझे 3-4 बंदों की और कॉल आई रावलपिंडी के इस ही रीजन से। वारिस खान से, तो मेरे एक बड़ी करीबी दोस्त हैं, कहते हैं सुहेब भाई मेरे साथ ना सेम वारदात हुई है। क्या वारदात हुई है? मैं नाश्ता लेने के लिए जा रहा था, तो मुझे आके बाइकिया ने रोका, कहता है जी किधर जा रहे हैं? जी मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ जी। अच्छा जी बैठने में आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा जी बैठ गया। तो बुजुर्गो आपके बच्चे नहीं है? नहीं नहीं बेटा है, मेरे बेटा मेरा है। कितना बड़ा है जी? इतना बड़ा है। ओहो हो आप खुद जा रहे हैं? ऐसी गंदी औलाद है, ऐसी नाखल्फ औलाद है। वो मेरा दोस्त जो है ना वो बुजुर्ग हैं, वो दोस्त इसलिए है कि हमारा उनसे ताल्लुक अच्छा है। तो कहते हैं यार सुहेब भाई उसने मुझे उस 5 मिनट में अपने बेटे के खिलाफ कर दिया।
कहता है जी आपने उम्रा किया है? कहते हैं जी नहीं इस्तिताअत नहीं है। क्या आपका बेटा आपको उम्रा नहीं करा सकता? अच्छा जी नहीं यार वो ना मेरी बेटी बेवा है, उसकी वज़ह से मेरे मामलात नहीं अच्छे। ओहो हो! मेरी बहन को अब्बू जी मेरी बहन को तलाक हुई है, उसका जहेज़ और उसकी तरफ से सोना और जो पैसे हमें मिले हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो अच्छा जी क्यों क्यों करेगा भाई? नहीं अब्बू जी आपकी बेटी मेरी बहन है, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मैं अपनी अम्मी को आपके घर लेकर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं चलें। अच्छा जी घर पहुँच गया, घर पहुँच के उनको छोड़ा अब आगे की वारदात ये है कि वो घर छोड़ने के बाद अगले दिन सुबह उनके घर आया। घर आके बेल मारी, उनकी बेटी नीचे मौजूद थी, वो ऊपर खुद मौजूद थे, अल्लाह की करनी ये हुई। तो बेटी ने बोला अब्बू कोई आपसे नीचे मिलने आया है। तो उन्होंने जब फर्स्ट फ्लोर से नीचे झाँक के देखा, वो ही बंदा खड़ा हुआ था। उन्होंने जब देखा ये तो बंदा घर में मौजूद है, उसने फिर दौड़ लगा दी और फिर वो वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसने फिर ट्राई की। 1 हफ्ते बाद जाके उसने फिर उनकी घंटी बजाई। देखा जी उन्होंने अपनी बेटी को समझा दिया था कि इस तरीके की ये वारदात करने की कोशिश कर रहा है, होशियार रहना। तो वो आया उसने घंटी बजाई तो उसने कहा कौन जी मैं आपके अब्बू का दोस्त हूँ, तो उनको बुला दें। उन्होंने कहा वो तो घर पे नहीं है। अच्छा दरवाज़ा खोलें मैंने आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा आपने जो भी बात करनी है, मेरे वालिद साहब दुकान पे हैं, आप उनके दोस्त हैं, आपको उनकी दुकान पता होगी, आप उनके पास चले जाएँ। यानी कि ये एक सीरीज है पूरी की पूरी और टारगेट इनका जो बुजुर्ग अफराद है वो इनके ठीक है। तो ये कि एक चीज़ ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आती है कि आपने अपने वालिद साहब को बताया नहीं है, कोई उनको गाइड नहीं किया क्योंकि जो मौजूदा दौर जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंगली जो चोर और डाकू जो होते हैं नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्या वालिदैन को बताया नहीं आपने इस बारे असल में? में देखें इस हवाले से हमारी काफ़ी बात होती है, घर में भी, बाहर भी, दुकान पे भी हम लोगों अपने लड़कों को, घर में माँ-बाप को, बीवी को, बच्चों को ये समझाते रहते हैं कि इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो 80-82 साल की उनकी उम्र है, उनका तजर्बा आप कहें 50 साल हो गए उनको कारोबार में। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो 50 साल जिसने बाज़ारों में, मार्केट में तजर्बे की बुनियाद पे ठोकरें खाई हैं, उसको अगर ये बंदा उल्लू बना सकता है, फुद्दू बना सकता है, तो फिर आप सोचें कि इसकी माइंड और इसका दिमाग किस हद तक तेज़ काम करता होगा। यानी कि ये हमेशा 2 स्टेप आगे की जाके सोचते हैं ये लोग ये और वारदात करते हैं। वारदात से पहले तो वो एक बंदे का माइंड मूव करके रख देते हैं और लोगों के ये घरों में दाखिल हो जाते हैं। ये देखें जब आप मिसाल के तौर पे जैसे आपकी बेगम हैं, आप किसी भी ऐरे-गैरे को जब आपके साथ वो आपके घर जाएगा, तो आपकी बीवी जो है वो कहेगी मेरे मियाँ का जानने वाला होगा तभी ये उसको घर लेकर आया है। तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाता है, पहले से ही ब्रेन वॉशिंग कर देता है, इतनी ब्रेन वॉशिंग कर देता है जो मेरा दोस्त था, उसने मुझसे कल ये बात बोली कहता है कि शुएब भाई उसने मेरा इतना दिमाग माऊफ़ कर दिया ना, कि मैं अपनी औलाद के बारे में सोचने लग गया था कि वाक़ई में मेरी औलाद इतनी नाख़ल्फ़ है कि उसने मेरे साथ ये किया है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएँ कि उस 5 मिनट के अंदर उसने किस तरीके की उसकी ब्रेन वॉशिंग की होगी। तो यानी ये एक अलमिया है हमारे लिए भी और जो ये रावलपिंडी की अवाम है और जिस तरीके से वो खुला सांड इस टाइम वारदातें कर रहा है, तो ये एक लम्हे फ़िक्रिया है हमारी इस सिस्टम के लिए भी, हमारे इदारों के लिए भी और हमारे तहफ़्फ़ुज़ करने वाले पुलिस के इदारे के लिए भी। आरपीओ साहब से और सीपीओ साहब से क्या अपील आप करेंगे कि इस हवाले से एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और मामले की तह तक जाया जाए? देखें, ये जो मामलात हैं, ये अब उनके नोटिस में बिल्कुल आए हैं और आपके तवज्जुद से भी मैं उनसे ये गुज़ारिश करूँगा, सीपीओ खालिद हमदानी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं। तो मेरी खालिद हमदानी साहब से दिल से ये दरख्वास्त है कि खालिद साहब देखें कि हम ये हमारे लिए ये नुकसान है, लेकिन हमने बर्दाश्त कर लिया। आप उस बंदे का सोचें जिसका सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी और जो उसने तिनका-तिनका जमा किया था, वो 2 मिनट के अंदर कोई ऐरा-गैरा लेके नौसरबाज़ लेके फ़रार हो गया, तो उसके घर पे, उसकी बेटी पे, उसकी बीवी पे, उसके बच्चों पे क्या गुज़रेगी? तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है खुदारा आप खुली कचहरियाँ लगा के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने मातहत जो डीएसपी साहिबान हैं, एसएचओ साहिबान हैं, सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं, एएसआई साहिबान हैं, कम से कम उनको इतनी वो हो कि यार आप तक ये मामलात पहुँचे नहीं क्योंकि आप अपर लेवल पे बैठे हुए हैं, आपके अपने बहुत मामलात हैं, तो हर किसी की आप तक अप्रोच नहीं होती। तो मेरी ये खुदारा दरख्वास्त है कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए और जो ये हमारा नुकसान हुआ है और बाकी बंदों का नुकसान हुआ है, सादकाबाद में जैसे कि जानी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान की तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती, लेकिन कम से कम खुदारा उस दरिंदा सिर्फ इंसान को पकड़ के कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन ये थे शुएब साहब जो ये बता रहे थे कि बाइकिया वालों के रूप में चोर, डकैत और नौसरबाज़ों का जो एक गिरोह मुतहरिक है, लोगों के घरों में जाते हैं, लूटते हैं
और लोगों की जमा पूंजी जो कि उनकी सारी ज़िंदगी की जो उनकी कमाई होती है उससे उनको महरूम कर देते हैं। आरपीओ साहब और सीपीओ साहब से अपील है इस मामले की इंक्वायरी की जाए और इस मामले की तह तक जाया जाए। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन उससे कबल आपसे ये कहना चाहता हूँ अपनी हिफाज़त करें, अपने अहल-ओ-अयाल की हिफाज़त करें, नौसरबाज़ों से महफूज़ रहें। इमरान मलिक 65 न्यूज़ पॉइंट रावलपिंडी से।